स्वागत करते हैं आपका अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। मित्रों, आज का जो आपका टॉपिक है वो हर्यक वंश को लेकर है। अभी तक हम जनपद काल का अध्ययन कर रहे थे और जनपद काल में हमने देखा कि 16 महाजनपदों में मगध एक ऐसा महाजनपद था जिसने अपने आप को कहीं न कहीं राज्य के रूप में कन्वर्ट किया। ठीक, और मगध के उदय का कारण भी हमने एक क्लास में देखा कि मगध के उदय का क्या क्या रीज़न था, उसको हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। और आज हम देखेंगे कि मगध को आगे ले जाने में मगध के राजाओं की व्यक्तिगत योग्यता यानी व्यक्तिगत जो क्वालिटी थी वो क्या थी, यानी मगध को आगे ले जाने में वहाँ के राजाओं का क्या योगदान रहा। ठीक, यानी मगध की जो राजनीतिक विजय यानी जो साम्राज्यवादी नीति हर्यक वंश के द्वारा शुरू हुई, वह साम्राज्यवादी नीति अशोक के समय तक कहीं न कहीं क्या हुई, विस्तारित रहे। तो यहाँ के मगध के राजाओं ने या मगध के राजवंशों ने किस तरह से मगध को एक वर्चस्वशील राज्य के रूप में कन्वर्ट किया, आज की क्लास में हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। और ये बेसिकली आपका राजनीतिक इतिहास होगा खास तौर से। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग जो हैं, और सभी लोग क्लास से जुड़ने की कोशिश करिए और भी लोगों को जोड़िए क्लास से जो है। देखिए, आज का जो आपका टॉपिक है वो है हर्यक वंश का उदय। हर्यक वंश का उदय। आज का टॉपिक है हर्यक वंश का उदय। ठीक है, देखिए, कहा जाता है कि मगध में हर्यक वंश की सत्ता को लेकर जितने भी साहित्य इस समय दिखाई देते हैं, उन साहित्यों में हर्यक वंश से पहले एक नए वंश का नाम लिया जाता है जिसका नाम है बृहद्रथ वंश। कौन सा वंश? बृहद्रथ वंश। यानी कुछ साहित्यों का ये मानना है कि मगध में हर्यक वंश से पहले एक अन्य वंश था जिसका नाम है बृहद्रथ वंश। कौन सा वंश? बृहद्रथ वंश, जिसका राजा था जरासंध। जिसका राजा कौन था? जरासंध। ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि जरासंध ने मगध को उस तरह से राजनीतिक महत्व नहीं प्रदान कर सका जिस तरह से हर्यक वंश के राजाओं ने किया। यानी बिंबिसार, अजातशत्रु या उदयन जैसे राजाओं ने, जिनका संबंध हर्यक वंश से था, इन राजाओं ने जो योगदान मगध के लिए दिया उस तरह का योगदान जरासंध का नहीं था, जिसकी वजह से राजनीति में इनका बड़ा अहम रोल नहीं माना जाता। सामान्य किताबों में इनका उल्लेख भी आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो जो चर्चा होती है मगध में पहले राजवंश के तौर पर, तो मगध में पहले राजवंश के तौर पर हर्यक वंश को ही लिया जाता है। इसलिए लिया जाता है क्योंकि हर्यक वंश का एक अपना राजनीतिक इंपॉर्टेंस है, एक पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है हर्यक वंश का। इसलिए जब हम मगध साम्राज्य का उदय पढ़ते हैं तो उसमें हर्यक वंश का ही योगदान स्वीकार किया गया है, क्योंकि इस वंश के राजाओं ने ही मगध को एक राजनीतिक मजबूती प्रदान किया। राजनीतिक मजबूती का तात्पर्य होता है कि एक अस्थायी सेना देना, एक जो है मजबूत अर्थव्यवस्था देना, एक राजधानी का निर्माण करना। ये सारे जो कार्यक्रम हैं वो किसके द्वारा किए गए? हर्यक वंश के द्वारा किए गए। तो इसीलिए हम जो है हर्यक वंश का ही अध्ययन करेंगे। आपके लिए यहाँ पर कोई बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है जिसकी वजह से हम बृहद्रथ वंश को नहीं देखेंगे। हम देखेंगे मूल रूप से किस वंश को? हर्यक वंश को। ठीक है, तो चलिए हर्यक वंश के विषय में हम देखते हैं। देखिए, कहते हैं हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक है मित्रों बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। ठीक, बिंबिसार का एक अन्य नाम यानी उपाधि आप कह सकते हो, इसे अन्य नाम कह सकते हो। अन्य नाम इसका है श्रोणिक। और ये पूछा जाता है श्रोणिक किसका अन्य नाम है? बिंबिसार का। इसको सैनिक भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? सैनिक भी कहा जाता है। ठीक है, इसको सैनिक, जैसे कहते हैं ना कि कुड़िक। कुड़िक किसका नाम था? अजातशत्रु का। श्रोणिक किसका नाम था? बिंबिसार का। ये कुड़िक और श्रोणिक ये दोनों नाम बार बार क्या किए गए हैं? पूछे गए हैं। अब देखिए, बात आती है इनके पिता की।
कहा जाता है कि इनके पिता कौन थे, तो पिता के नाम को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कुछ साहित्य जैसे बौद्ध साहित्य हैं, बौद्ध साहित्य में एक ग्रंथ आता है आपका दीपवंश, ठीक। दीपवंश और महावंश, इन दो जो बौद्ध साहित्य हैं, दीपवंश और महावंश, इनको सिंहली ग्रंथ कहा जाता है। सिंहली ग्रंथ माने ये ऐसे बौद्ध साहित्य हैं जिनका निर्माण श्रीलंका में किया गया था। कहते हैं उसी सिंहली ग्रंथों में एक ग्रंथ है दीपवंश, जिसमें बिंबसार के पिता का नाम बोधिश कहा गया है। मैं ग्रंथों के रूप में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि स्टेट कमीशन में जो है वो साहित्य का प्रमाण लेकर सीधे सीधे पूछता है कि किस साहित्य में ऐसा कहा गया है। तो दीपवंश ये बौद्ध साहित्य है, इसमें इनके पिता का नाम क्या बताया गया है, बोधिश। इनमें इनके पिता का नाम क्या बताया गया है, बोधिश। जबकि आपका एक पुराण है मत्स्य पुराण, और ये सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में इनके पिता का नाम क्षेत्रोजस बताया गया है। क्या बताया गया है, क्षेत्रोजस बताया गया है। जबकि आपके जैन साहित्य में, जैन ग्रंथों में बिंबसार के पिता को लिच्छवी गणराज्य का सेनापति कहा गया है। लिच्छवी गणराज्य का सेनापति कहा गया है। तो अब देखिए यहां पर अगर आपको ये याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बिंबसार के पिता कौन थे, तो बिंबसार के पिता अगर इन तीनों में से कोई भी विकल्प में है, कोई एक भी है, तो आप आंसर कर सकते हैं। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू लिटरेचर, वो साहित्य के अकॉर्डिंग अगर पूछेगा कि किस साहित्य में बोधिश इनके पिता का नाम है, तो आप कहोगे दीपवंश, और किस साहित्य में क्षेत्रोजस इनके पिता का नाम है, तो आप कहोगे मत्स्य पुराण। यानी कभी कभी अकॉर्डिंग टू लिटरेचर क्वेश्चन बनता है और कभी कभी अकॉर्डिंग टू लिटरेचर नहीं बनता। वो सीधे सीधे पूछ लेगा कि माने बिंबसार के पिता कौन थे, तो या तो बोधिश दिया रहेगा या क्षेत्रोजस दिया रहेगा, ठीक। अब देखिए कहा जाता है कि इस बिंबसार का विवाह, यानी इनके बिंबसार का विवाह जो है वो कहाँ पे हुआ। देखिए ये संबंध बड़ा महत्वपूर्ण है। यानी इनकी पत्नी, बिंबसार की पत्नी कौन है, इनकी पत्नी है चेलना। देखिए यानी इनकी पत्नियों की संख्या 3 है। तो एक पत्नी इनकी कौन है, चेलना एक इनकी पत्नी है। ये चेलना कौन है, देखिए ये चेलना जो है लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री है। लिच्छवी के राजा चेटक की क्या है, पुत्री है। लिच्छवी के राजा चेटक की क्या है, पुत्री है। अब देखिए दूसरी इनकी जो पत्नी है वो है महाकोशला। अभी हम इसकी बात करेंगे, अभी हम केवल नाम लिख रहे हैं, अभी आपको तथ्यात्मक जानकारी दे रहे हैं। तीसरी जो रानी है वो है खेमा। तीसरी जो इनकी रानी है वो है खेमा, ठीक है मित्रों। बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, और आज की डेट में आप लोग जो है कोशिश करिए कि कम से कम 100 क्रॉस कर जाए, ठीक है। 100 आप लोग क्रॉस करा सकते हैं। अब देखिए मेरा क्वेश्चन ये है कि चेलना, ये देखिए हमने कहा कि बिंबसार का एक विवाह, इनकी एक पत्नी का नाम चेलना था, और चेलना लिच्छवी के शासक, लिच्छवी के राजा थे जिनका नाम था चेटक। लिच्छवी के राजा कौन थे, चेटक। इन चेटक की पुत्री थी, ये चेटक की क्या है, पुत्री। देखिए चेलना जो है ये चेटक की क्या है, पुत्री। लिच्छवी नरेश चेटक की क्या है, पुत्री है, जो पत्नी है किसकी, बिंबसार की। अब देखिए इसी चेटक की एक बहन है, इसी चेटक की बहन थी त्रिशला। इसी चेटक की बहन थी त्रिशला।
जिनका विवाह किससे हुआ था? महावीर के पिता से, महावीर स्वामी के पिता से, महावीर स्वामी के पिता से हुआ था। अब देखिए कहते हैं इनको महावीर स्वामी की माता कह सकते हो आप। तो मुझे ये बताइए कि महावीर की स्वामी का नाम, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला। और यह त्रिशला बहन थी किसकी? चेटक की। चेटक कौन है? लिच्छवी गणराज्य का शासक है। चेटक ने अपनी बहन का विवाह महावीर स्वामी के पिता से किया और अपनी पुत्री का विवाह इसने बिंबसार से किया। तो प्रश्न ये है कि बिंबसार और महावीर स्वामी के बीच कौन सा रिलेशन था? ठीक, कौन सा संबंध था? ये आप लोग सोचते रहिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब देखिए, तो ये तो हमने इनका बेसिक परिचय दे दिया, हमने इनका क्या किया? बेसिक परिचय दिया। अब हम बात करते हैं महामने बिंबसार के राजनैतिक योगदान की। चलिए, तो मैप बना लीजिए, सभी लोग रेडी हो जाइए और मैप के हिसाब से पढ़ने की कोशिश करिए। देखिए, क्लास को एकदम आनंद के साथ जो है एकदम रिलैक्स मूड में समझने की कोशिश करिएगा और पढ़ाई को कभी एज अ प्रेशर नहीं लिया जाता है। ठीक है, जब आप पढ़ाई को प्रेशर के रूप में लेंगे तब आपके लिए प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, जिस तरह आप मूवी देखने जाते हैं उसी तरह आप जो है किसी भी क्लास को या किसी भी किताब को पढ़ा करिए। ठीक है, इंटरेस्ट के साथ। देखिए, आपका मगध कहाँ है मित्रों? ये है आपका मगध। ठीक, ये है आपका मगध। ठीक, मगध की राजधानी क्या थी? मगध की राजधानी थी राजगृह। इसकी राजधानी क्या है? राजगृह इसकी राजधानी थी। कहा जाता है कि बिंबसार ने इस राजगृह को, जो राजधानी थी मगध की राजधानी राजगृह को इतना राजनैतिक इंपॉर्टेंस दे दिया, यानी मगध को इतना वर्चस्वशील बना दिया, मगध की राजधानी राजनैतिक रूप से इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि इस राजगृह को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसे कहते हैं बिंबसारपुरी। बिंबसारपुरी, यानी राजगृह को राजनैतिक महत्व किसके द्वारा दिया गया? बिंबसार के द्वारा। इसीलिए इस राजगृह को हम बिंबसारपुरी भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा, इसकी एक राजधानी और थी पाटलिपुत्रा, जिसे कुसुमपुर आप कहते हैं। वो राजधानी बनेगी कब? उदयन के समय। अभी राजधानी क्या है? राजगृह। तो कहा जाता है कि मगध, देखिए ध्यान समझिएगा, मगध के पूर्व में जो महाजनपद था उसे कहते हैं अंग महाजनपद। उसे क्या कहते हैं? अंग महाजनपद। यहां तराई में जो महाजनपद था इसे कहते हैं कोशल महाजनपद। कोशल जो श्रावस्ती में है आपके मित्रों, और इसी के बगल आपका वज्जी संघ था। और वज्जी जो है 8 गणराज्यों का संघ था इसमें। इसके नीचे आप आएंगे मगध में, मगध के पश्चिम में यहाँ काशी महाजनपद है, काशी महाजनपद, और यहाँ पर आपका मल्ल महाजनपद है। लाइट कट हुई क्या? बंद कैसे हो गया? लाइट हमें लगता है ब्लिंकी है। यार 83 लाइट है, सब जो है चौपट हो जाता है। मित्रों थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी, अभी 1 सेकंड रुक जाइए, सही हो जा रहा है, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास कंटिन्यू है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी।
चलिए देखिए, हम बात कर रहे थे, जरा चेक करना। देखिए हम बात कर रहे थे कि अब आप लोग जो है मैप को बना लीजिए, ठीक है, मैप बना लीजिए और मैप के हिसाब से जो है इसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। देखिए देखिए यहां पे आपका क्या है, मगध। मित्रों ये आपका मगध महाजनपद है, जिसकी राजधानी क्या बताया था हमने, राजगृह। इसकी राजधानी क्या है, राजगृह है, ठीक है। अब देखिए कहते यहां पे आपका अंग महाजनपद है, जो आपके बिहार का एकदम पूर्वी बॉर्डर है, अंग महाजनपद। यहाँ तराई क्षेत्र में कौशल महाजनपद है, जहाँ के राजा कौन है, प्रसेनजीत, ठीक है। इसके बाद इसके नीचे आएंगे तो वज्जी संघ है, वज्जी संघ, जिसमें कुल कितने संघ थे, 8, जिसमें कुल कितने हैं, 8 गणराज्य हैं। इसके मगध के ऊपर यूपी के देवरिया में आइए तो यहाँ पर आपको मल्ल महाजनपद दिखेगा, मल्ल महाजनपद। मगध से थोड़ा पश्चिम आइए तो आपको काशी महाजनपद दिखेगा, काशी महाजनपद है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद नीचे मालवा के क्षेत्र में आइए तो अवंती महाजनपद है, यहाँ पर अवंती महाजनपद। अब देखिए इतना मैप आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि देखिए इतने महाजनपदों से ही हमें यहाँ पर दिखाना है कि किस तरह मगध जो है अपने राज्य का विस्तार करता है हर्यक वंश के राजाओं के नेतृत्व में, ठीक है। तो हर्यक वंश के राजाओं के नेतृत्व में मगध किस तरीके से अपना वर्चस्व स्थापित करता है, इसी चीज को आपको ध्यान से समझना है। देखिए कहा जाता है कि हर्यक वंश के राजा बिंबसार ने सबसे पहले राजनीतिक विस्तार के लिए युद्ध का सहारा लिया। ये पहला राजा है जिसने साम्राज्यवाद की संकल्पना को विस्तार देने के लिए, यानी राजनीतिक विस्तार के लिए इसने क्या किया, युद्ध का सहारा लिया। अब देखिए कहा जाता है कि अगर आपको मगध का राजा बना दिया जाए, अगर आपको मगध का राजा बना दिया जाए तो सबसे पहला आक्रमण आप किस पर करते, सबसे पहला आक्रमण आप किस पर करते। और सबकी कंडीशन आपको पता है, काशी यूपी में है, अंग जो है बिहार का एकदम पूर्वी बॉर्डर मुंगेर आपको बताया था, वज्जी संघ ये तराई क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, बिहार का, कौशल महाजनपद ये यूपी का तराई क्षेत्र आपके फैजाबाद मंडल का क्षेत्र है। अगर आप राजा होते तो क्या करते, आप गौर करिए, हमने आपको बताया था कि इस काशी को लेकर अवंती से कहीं न कहीं प्रतिस्पर्धा है। काशी के ऊपर वत्स महाजनपद था, जहां का राजा इस समय कौन है, उदयन, ठीक। कहते हैं कि एक समय था कि काशी का अधिकार वत्स, अवंती और मगध तीनों पे था, लेकिन आज की डेट में काशी किसके अधीन है, कौशल के अधीन है। वर्तमान में मित्रों बहुत ध्यान से समझिएगा, और बहुत ही मजेदार टॉपिक है ये, एकदम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरा। ये देखिए कहते इस समय का मतलब है कि जिस समय मगध में बिंबसार ने हर्यक वंश की सत्ता डाला, उस समय की राजनीतिक कंडीशन क्या है जरा उसको समझिए। इस समय अंग जो है जिसकी राजधानी क्या है, चंपा, यहां का राजा कौन है, यहां का राजा इस समय है ब्रह्मदत्त, यहां का राजा इस समय कौन है मित्रों, ब्रह्मदत्त है। अब देखिए कहते हैं इस समय कौशल का राजा कौन है, तो कौशल का राजा इस समय प्रसेनजीत है, इस समय यहाँ का राजा कौन है, प्रसेनजीत, ठीक। अवंती का राजा इस समय कौन है, चंडप्रदोत्त है, अवंती का राजा इस समय कौन है, चंडप्रदोत्त है, ठीक। काशी में कोई राजा नहीं है, क्यों, क्योंकि काशी अधीन है किसके, कौशल के, काशी पर किसका नियंत्रण है, कौशल का, ठीक। और वत्स का राजा इस समय कौन है, उदयन, वत्स का राजा कौन है, उदयन,
ठीक है। अब देखिए, कहते हैं कि अवंती और मगध में जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा थी, इसे समाप्त किया था किसने? उदयन ने। उदयन ने अवंती और मगध में क्या किया था? समझौता कराया था। कब? जब हर्यक वंश मगध में नहीं आया था तब, यानी हर्यक वंश के आने से पूर्व जो है मगध और अवंती में राजनीतिक संबंधों का निर्माण किसके योगदान से हुआ था? वत्स के राजा उदयन के योगदान से। ठीक है। अब देखिए, कहते मगध अपना राजनीतिक विस्तार पश्चिम में नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि अवंती की नजर काशी पे थी और अवंती उसी तरह से एक शक्तिशाली महाजनपद था जिस तरह से मगध था। जिस तरह से मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था उसी तरह से अवंती भी था। तो मगध के लिए सबसे बेहतर तरीका यह था कि वो पूरब में अपनी सत्ता का विस्तार करे, क्योंकि अंग के राजा एक बार मगध के राजा को पराजित कर चुके थे जब मगध में हर्यक वंश नहीं था तब। तो एक राजनीतिक बदला भी बनता था और अंग पर आक्रमण करने से मगध को किसी अन्य महाजनपद का भय भी नहीं है। कोई अन्य महाजनपद अंग की मदद नहीं कर सकता क्योंकि अंग सबसे क्या है? पूरब में है। और इसीलिए आप देखेंगे कहा जाता कि हर्यक वंश के राजा बिंबसार ने जो राजनीतिक साम्राज्यवाद की शुरुआत उसने अंग की विजय से किया, यह साम्राज्यवाद का अंत जो है मगध के संदर्भ में अशोक की कलिंग विजय पर होगा। कहते हैं यहां से जिस साम्राज्यवाद की शुरुआत हर्यक राजा बिंबसार के द्वारा की गई, यानी अंग की विजय करके, यह मगध साम्राज्यवाद, मैं इसे मगध साम्राज्यवाद कह रहा हूं। मगध साम्राज्यवाद क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मगध ने अपने राजनीतिक क्षेत्र में विस्तार करने के लिए जिस युद्ध की संकल्पना को यहां पर जन्म दिया, यह समाप्त कब होगा? अशोक की कलिंग विजय के बाद। क्योंकि वहां तक मगध जो है अपना धीरे धीरे राजनीतिक विस्तार विभिन्न राजवंशों के योगदान से करेगा। हर्यक वंश के बाद आप देखेंगे यहां पर शिशुनाग वंश, नंद वंश, तमाम ऐसे वंश आएंगे, शुंग वंश, तमाम ऐसे वंश आएंगे जो मगध को कहीं न कहीं क्या करेंगे? विस्तार प्रदान करेंगे और भारत के भूभाग को धीरे धीरे क्या करेंगे? जीतेंगे। और एक ऐसा समय आएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय जब चाणक्य के योगदान से चंद्रगुप्त मौर्य एक अखंड भारत का निर्माण करेगा, क्योंकि घनानंद के दरबार में उस ब्राह्मण चाणक्य ने कसम खाई थी अखंड भारत के निर्माण की। तो वह अखंड भारत जो है यहां से मगध के नेतृत्व में बनता हुआ दिखाई देता है। मगध यहीं से पूरे भारत का नेतृत्व संभालना शुरू किया और कहा जाता है कि यहां पर अंग को यानी ब्रह्मदत्त को पराजित करके बिंबसार ने अंग को क्या किया? जीत लिया और अंग जो है क्या हो गया? मगध के अधीन आ गया। और कहते हैं अंग की राजधानी चंपा में बिंबसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को क्या बना दिया? युवराज बना दिया। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि अजातशत्रु कहां का युवराज था तो चंपा का था। ठीक भाई, पदवंशानुगत थे, पदवंशानुगत थे तो राजा का बेटा ही राजा होगा, तो बड़ा बेटा अजातशत्रु है, तो यहां पर चंपा का युवराज घोषित किया गया। चंपा किस नदी के तट पर है? मालिनी नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है मित्रों? मालिनी नदी के तट पर है। ठीक है। अब देखिए, अब चंपा जब जीत लिया तो कहीं न कहीं मगध का जो राजनीतिक विस्तार है वो ये यहां तक हो गया। यानी आप अब मगध की जो पहुंच है वो कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक हो गई कि नहीं? ठीक है। अब देखिए, अब मगध इधर विस्तार करना चाहेगा तो इधर अगर मगध चलेगा तो मगध के बगल में कौन है? काशी है। ऊपर में मल्ल महाजनपद, यहां पर वज्जी महाजनपद। अब देखिए, कहा जाता है कि बिंबसार पहला भारतीय इतिहास का ऐसा राजा है जिसने साम्राज्यवाद की संकल्पना को यानी राजनीतिक विस्तार देने के लिए युद्ध के साथ साथ वैवाहिक संबंधों को भी आधार बनाया। ये पहला राजा है जिसने युद्ध के साथ साथ वैवाहिक संबंधों को भी राजनीतिक संबंधों का आधार स्तंभ बनाता है और कहीं न कहीं वैवाहिक संबंधों के माध्यम से ही मगध को राजनीतिक रूप से एक मजबूत अवस्था में लाकर बिंबसार ने खड़ा कर दिया। अब आप देखिए, यहां तलवार चलाने से बेहतर था कि संबंधों को चलाया जाए। तो कहा जाता है कि मगध जो है काशी पर अपना अधिकार कैसे करता? या तो काशी को जीत लेता, अगर काशी को जीतता तो अवंती की दुश्मनी भी मोल लेनी पड़ती और कौशल की दुश्मनी भी मोल लेनी पड़ती, है कि नहीं? तो ऐसे में बिंबसार ने एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया। क्या कहा जाता है कि बिंबसार ने वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया
और बिंबसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत, इनकी बहन थी महाकोशला, इनकी बहन थी महाकोशला, इन महाकोशला से बिंबसार ने क्या किया, विवाह कर लिया। और महाकोशला और बिंबसार का जब विवाह हो गया तो कहा जाता है कि ये काशी महाजनपद ये चला गया दहेज के रूप में किसके पास, बिंबसार के पास। यानी अब ये क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसको आप ऐसे देखो, ये देखिए ये हो गया आपका फिनिश, यानी काशी यहां खत्म हो गया, यहां आपका अंग समाप्त हो गया। यानी अब ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये किसका हो गया, अब ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है किसके दायरे में आ गया, मगध के। यानी ये पूरा क्षेत्र जो है किसका हो गया, ये मगध का क्षेत्र हो गया। इसको आप ऐसे देख सकते हैं, काशी दहेज के रूप में चला गया किसके पास, मगध। यानी अब मगध अपने साम्राज्य का विस्तार पूरब और पश्चिम दोनों साइड कर चुका है। अब देखिए, तो कहते हैं इसी महाकोशला से और बिंबसार से पैदा होगा कौन, अजातशत्रु। ठीक, अब देखिए कहते हैं कि मगध इसके बाद क्या करता, अवंती को या तो पराजित करता, लेकिन अवंती इस समय एक मजबूत राज्य था, मजबूत महाजनपद था। यहां का शासक चंडप्रदोत्त जो है एक मजबूत स्थिति में था। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि बिंबसार सबसे पहले अवंती पर वार नहीं किया, उसने क्या किया कि देखिए कहा जाता वज्जी संघ, वज्जी कई गणराज्यों का संघ है, कहीं कहीं 8 मिलते हैं और कहीं कहीं 36। तो वज्जी क्या है, एक संघ है, और संघ माने यहां पर कई जो है मिले हुए हैं, यानी एकता है। और आप इस तरह से वज्जी संघ को भी पराजित करना आसान नहीं था, क्योंकि ये कई गणराज्य इसमें मिले हुए थे और कई गणराज्यों का एक साथ होने के कारण मगध को वज्जी संघ पराजित करना क्या था, आसान नहीं था। तो कहा जाता है इसने वज्जी संघ में एक गणराज्य था लिच्छवी गणराज्य। इन 8 गणराज्यों में एक गणराज्य है लिच्छवी गणराज्य। उस लिच्छवी गणराज्य का शासक हुआ करता था उस समय चेटक, जिसकी पुत्री थी क्या, चेलना। उस चेलना से विवाह कर लिया कौन, बिंबसार। और जब चेलना से विवाह हो गया बिंबसार का, तो इस चेलना से विवाह होने के कारण अब मगध का वज्जी संघ से, चूंकि राजनीतिक माने वैवाहिक संबंध होने के कारण कहीं न कहीं राजनीतिक संबंध क्या हो गए, मधुर हो गए। तो ओवरऑल देखें कि मगध का प्रभाव क्षेत्र कहीं न कहीं वज्जी तक भी क्या हो गया, पहुंच गया। तो अब जो है वैवाहिक संबंधों में 2 वैवाहिक संबंध उसने किया, एक महाकोशला जिससे पैदा हुआ कौन, अजातशत्रु, जिससे पैदा हुआ कौन, अजातशत्रु मित्रों। और दूसरा चेलना, दूसरा कौन है, चेलना। अब चेलना कौन है, चेलना चेटक की क्या है, पुत्री है। चेलना चेटक की क्या है, पुत्री। आप लोगों ने आंसर किया कि नहीं, सबको हमारी तरफ से गुड इवनिंग। आप लोग आंसर नहीं करते हो, और हमने कहा आप 100 के ऊपर कर सकते हैं। चलिए देखिए, कहा जाता है कि चेलना से पैदा हुए हल और बेहल। चेलना से कौन पैदा हुआ था, हल और बेहल। हल और बेहल ये 2 संतानें बिंबसार की और थी। इसके बाद बोधिश कुमार, बोधि कुमार ये भी बिंबसार के ही पुत्र थे। बोधि कुमार भी बिंबसार के पुत्र थे। एक पुत्र और है अभय, एक पुत्र और है अभय। ठीक, अभय भी, और अभय के बारे में कहा जाता है कि यह आम्रपाली से पैदा हुआ था। ये किससे पैदा हुआ था मित्रों, आम्रपाली से। देखिए ये वेश्या की संतान था। कहा जाता है कि आम्रपाली जो है वैशाली की सबसे सुंदर गणिका हुआ करते थे। आम्रपाली कहाँ की गणिका थी, वैशाली। ठीक है, तो कहते हैं कि आम्रपाली, यह बात जो है किस साहित्य में मिलता है, यह तथ्य हमको विनय पिटक से पता चलता है। विनय पिटक बौद्ध साहित्य है, जिसमें यह कहा गया है कि बिंबसार 7 दिनों तक जाके कहाँ रुका था, वैशाली में। कहाँ पर, वैशाली की सबसे सुंदर गणिका आम्रपाली के पास। ठीक, कहा जाता उसी आम्रपाली से पैदा हुआ था कौन, अभय। और यही अभय जो है किसको पालेगा, जीवक को। जीवक जो उस समय का राजवैद्य था। कहा जाता है जीवक अनाथ था। जीवक क्या था, अनाथ था, गलियों में पाया था अभय ने इसको। यह भी एक वेश्या से पैदा हुआ था।
और कहा जाता उस जीवक को पाला था किसने, अभय, और अभय किसका लड़का है, बिंबसार का, ऐसा कहा जाता है। ऐसा विनय पिटक में उल्लेख है, जो आपके धम्म माने 3 पिटकों में एक पिटक है। अब देखिए, साहित्यिक ग्रंथों में कही गई बातें पूरी तरह से सच नहीं होती, ये आपको मैं बार बार बता चुका हूँ। कहीं न कहीं इनमें कल्पना के लिए जगह होती है, कल्पनात्मक भी हो सकती हैं। तो हम ये नहीं मानकर चल सकते कि नहीं अभय वास्तव में आम्रपाली से पैदा हुआ था या बिंबसार वास्तव में आम्रपाली के पास गया था। तो ये कहीं न कहीं कल्पनात्मक बातें होती हैं, लेकिन आप जानते रहिए, ठीक है। अब देखिए, कहते हैं कि हमने कितने पुत्रों की बात किया, अजातशत्रु हो गए, हल्ल बेहल, बोधि कुमार और अभय, ये बिंबसार के क्या हैं, पुत्र हैं, ठीक। कहते हैं कि इनके जो पुत्र हैं बिंबसार के, उनमें केवल हमें जो है अजातशत्रु का ही राजनैतिक इतिहास दिखाई देगा, अजातशत्रु का ही राजनैतिक इतिहास हमको दिखाई देता है। तो वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी पहले हम बिंबसार की चर्चा कर लें। अब देखिए, बिंबसार ने 2 वैवाहिक संबंध किया, एक वज्जी से और दूसरा किससे किया, कोसल से, ठीक। तो कोसल के बदले काशी ले लिया और अंग महाजनपद को जीता। तो यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो कहीं न कहीं ये पूरा क्षेत्र जो है वो मगध के क्या हो गया, अधीन हो गया। अब देखिए, अब एक तीसरा विवाह उसने यहां पंजाब में मद्र राजकुमारी खेमा से किया था, खेमा, मद्र राजकुमारी खेमा से किया था, ठीक। और यह माना जाता है कि मगध का जो प्रभाव क्षेत्र है वो इन क्षेत्रों में भी था, क्योंकि आपको याद है जो गंधार महाजनपद था पाकिस्तान में, गंधार महाजनपद के राजा थे पुष्कर सरीन। यहाँ के राजा कौन थे, पुष्कर सरीन, यहाँ के राजा कौन थे, पुष्कर सरीन। गंधार के राजा पुष्कर सरीन ने अवंती को पराजित किया था, अवंती ये है देखिए। और कहा जाता है कि मद्र जो है ये बिंबसार के अधीन था, और कहा जाता पुष्कर सरीन ने एक दूत अपना भेजा था कहां पर, मगध में, और वह दूत माना जाता है कि कहीं न कहीं अवंती के विरुद्ध जो है एक मदद लेने के लिए बिंबसार के पास भेजा गया था, ठीक। तो माना जाता है कि बिंबसार का राजनीतिक संबंध कहीं न कहीं इन क्षेत्रों में भी बेहतर था, और मद्र राजकुमारी की पुत्री खेमा से इसने विवाह कर लिया था। तो यहां पर भी इसका कहीं न कहीं राजनीतिक प्रभाव दिखाई देता है। दूसरा, सबसे शक्तिशाली महाजनपद अगर मगध के बाद देखा जाए तो कौन है, अवंती। अवंती से या तो मगध युद्ध करता तब अवंती को जीत सकता था, या मगध अवंती से बेहतर संबंध बना लेता। तो कहा जाता है कि देखिए बिंबसार ने क्या कूटनीति अपनाई, कहा जाता है युद्ध तलवार से ही नहीं दिमाग से भी जीता जाता है। और अथर्ववेद में ही कहा गया है कि युद्ध पहले मस्तिष्क में फिर जो है मातृभूमि पर लड़ा जाता है। तो किसी भी युद्ध की जो संरचना होती है वो आपके मस्तिष्क में निर्मित होती है। यहाँ पर बिंबसार क्या करता है, कहा जाता है अवंती के राजा जो चंडप्रदोत थे, इनको पांडु रोग हो गया। पांडु रोग मतलब होता है पीलिया। जब इनको पांडु रोग हो गया तो मगध ने बिना इनसे पूछे अपने वैद्य जीवक को चिकित्सा के लिए भेज दिया, किसके, चंडप्रदोत के। तो जिससे कहा जाता है कि चंडप्रदोत बेहद क्या हुआ, प्रभावित हुआ, और इस तरह से जो कटुता थी इन दोनों महाजनपदों की, वह कटुता क्या हो गई, समाप्त हो गई, ठीक है। और इस तरह बिंबसार जो है अपने समय ही, हाँ बिंबसार का ड्यूरेशन हमने आपको नहीं बताया, बिंबसार का जो ड्यूरेशन है वो 544 से 492 है, ठीक है। यहाँ पर बिंबसार का जो ड्यूरेशन है वो 544 ईस्वी से 492 ईस्वी तक रहा है। 492 के बाद राजा कौन बनेगा, अजातशत्रु बनेगा। तो इसमें हमने समझाने की ही कोशिश किया, इसमें नोट तो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि बड़ा इधर उधर हमने लिख दिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए कहते हैं कि बिंबसार के योगदान को अन्य किस तरीके से देखा जाए। तो कहा जाता है कि बिंबसार ने ही मगध को अस्थायित्व प्रदान किया था मित्रों। बिंबसार ने ही मगध को क्या किया, अस्थायित्व प्रदान किया। तो कैसे, एक तो हमने राजनीतिक संरचना आपको दिखाया कि किस तरह अपने राजनीतिक नेतृत्व से मगध को उसने क्या किया, शक्तिशाली बना दिया। दूसरी चीज उसने क्या किया, कहा जाता है कि बिंबसार ने ही सबसे पहले मगध में अस्थाई सेना, देखिए सबसे पहले तो आप ये जानो मित्रों कि सबसे पहले तो आप ये जानिए कि किसी भी राजवंश को
अस्थायित्व किन आधारों पर मिलता है, कोई भी राज्य मजबूती किस बेस पर प्राप्त करता है। देखिए, सबसे पहले उसके पास एक मजबूत अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, दूसरा एक बेहतर राजनीतिक संरचना होना चाहिए, तीसरा अस्थायी सेना होनी चाहिए, तीसरा क्या होना चाहिए, अस्थायी सेना होनी चाहिए, चौथा एक बेहतर मुद्रा व्यवस्था होनी चाहिए जो व्यापार वाणिज्य के विकास को दर्शाती हो। ठीक है, अब हम यहां पर अगर आप गौर से देखिए तो कहा जाता है कि बिंबिसार इनमें से किन किन चीजों का निर्माण करता है। तो आपको मैं पिछली क्लास में ही बता चुका हूं कि किस तरह से मगध की एक मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ। सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था किसकी थी, मगध की थी, और मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ साथ मगध के पास एक बेहतर खनिज संसाधन भी था, चाहे वो लोहा रहा हो चाहे अन्य खनिज संसाधन रहा। जितना बेहतर खनिज संसाधन मगध में रहा उतना बेहतर किसी अन्य महाजनपद में नहीं रहा, ये बात आपको पता है। दूसरी बात, अगर आप देखिए तो कहा जाता है जब मगध में हर्यक वंश नहीं था तब सेना का अस्थायी स्वरूप नहीं था मित्रों। सेना तात्कालिक रूप से युद्ध के समय गठित की जाती थी जिसको मलेशिया कहते हैं। उस सेना को क्या कहा जाता था, मिलिशिया कहा जाता था। क्या कहते थे, मिलिशिया। यानी ये अस्थायी सेना होती थी। कैसी सेना होती थी, अस्थायी सेना होती थी जो युद्ध के समय निर्मित होती थी। ये अस्थायी सेना थी जो युद्ध के समय निर्मित होती थी। ठीक है, कहते हैं कि इस संरचना में बिंबिसार ने क्या किया, परिवर्तन ला दिया। उसने एक अस्थायी सेना का स्वरूप निर्मित किया। अस्थायी सेना, देखिए उसने क्या कर दिया, सेना को अस्थायी बना दिया। अस्थायी सेना जो बनी, जो अस्थायी सेना बनी, अस्थायी सेना का निर्माण कब हो सकता है, अस्थायी सेना का निर्माण तब हो सकता है जब आपके पास एक मजबूत क्या हो, अर्थव्यवस्था हो। और मजबूत अर्थव्यवस्था ऊपर मैंने बताया निर्मित हो चुकी है, क्योंकि मजबूत अर्थव्यवस्था होगा तभी तो बेहतर राजकोष होगा। राजकोष जितना मजबूत होगा आपकी सेना भी उतनी क्या होगी, मजबूत होगी। तो उस मजबूत राजकोष पर इसने क्या किया, अस्थायी सेना गठित कर दिया। और इस अस्थायी सेना का नेतृत्व उसने करने के लिए एक पद बनाया जिसका नाम है सर्वाचक महापात्र। सर्वाचक महापात्र, सर्वाचक महापात्र, ये क्या था, ये अस्थायी सेना का नेतृत्व करता है। ये बिंबिसार के समय क्या था, अस्थायी सेना का नेतृत्व करता है। इसके बाद एक और पद बनाया, व्यवहारिक महापात्र। व्यवहारिक महापात्र, ये व्यवहारिक महापात्र कौन होता था, ये न्यायाधीश होता था मित्रों। ये कौन था, ये न्यायाधीश था। यानी हालांकि बहुत सारे पद हमको दिखाई नहीं देते, बहुत सारे पद हमको नहीं प्राप्त हुए हैं साहित्यों में, लेकिन कुछ ऐसे पद मिले हैं जिससे ये लगता है कि नहीं, अब प्रशासन अस्थायी हो चुका था, सेना का स्वरूप अस्थायी हो चुका था। ठीक है, दूसरा कहा जाता है कि इसने जनता के लिए, जनता माने बौद्ध भिक्षुओं के लिए, चूंकि भगवान बुद्ध से इसने दीक्षा लिया था, इसके पुत्र अभय और बिंबिसार ये दोनों भगवान बुद्ध से बौद्ध धर्म की दीक्षा ले चुके थे। तो कहा जाता है इसने अपने राज्य में बौद्ध भिक्षुओं के लिए नदी का उतराई कर माफ कर दिया था, जिसे तर्पण कहा जाता है। देखिए, इसने तर्पण कर माफ कर दिया था। तर्पण ये क्या था, ये नदी का उतराई कर था। नदी का उतराई कर है। ठीक है, ये नदी का क्या है, उतराई कर है। मित्रों थोड़ा सा मैं स्लो बोल रहा हूं, उसका कारण यह है कि थोड़ा सा पेन है, गले में दर्द है, इसलिए आप लोग कोशिश करिए ध्यान से सुनने का। ठीक है, चलिए, तो इसने किस कर को माफ किया था, तर्पण कर को। और यह तर्पण कर किसके लिए माफ किया गया था, बौद्ध भिक्षुओं के लिए माफ हुआ था। ठीक है, इसके बाद कहते हैं इनके मंत्रियों को कोली कहा गया है। देखिए, कोली क्या होते थे, कोली जो थे ये क्या थे, मंत्री थे बिंबिसार के समय के। ये बिंबिसार के समय के क्या थे, मंत्री थे। देखिए, इन सारी बातों के होने के बावजूद, यानी कहने को बिंबिसार एक श्रेष्ठ राजा था, एक बेहतर राजनीतिक योग्यता का परिचय दिया, मजबूत को एक बेहतर माने मगध को एक
मजबूत राजनीतिक स्थिति प्रदान किया। लेकिन आदमी कहते हैं ना कि बाहर से कितना भी मजबूत हो लेकिन वो अपनों से बड़े आसानी से हार जाता है, अपनों से बड़े आसानी से हार जाता है। कहते हैं बिंबिसार का ये दुर्भाग्य था कि उनके घर कुपूत पैदा हुआ था। कुपूत माने कौन? अजातशत्रु। अब आप गौर करिए, कहा जाता है कि व्यक्ति की महत्वाकांक्षा कभी कभी उसे गलत कार्य करने पर मजबूर करती है। क्या नहीं था अजातशत्रु के पास, लेकिन अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार और अपनी मां महाकोशला को क्या किया? कैद में डाल दिया था। महाकोशला इनकी जो मां थी, और ये महाकोशला किसकी बहन है? ये प्रसेनजीत की बहन है। प्रसेनजीत माने कौशल नरेश। अब देखिए, कहते हैं कि जब बिंबिसार ने महाकोशला और बिंबिसार को कैद में डाल दिया, और कहा जाता है कि इस कैद में ही इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसीलिए अजातशत्रु को पहला पितृहंता माना जाता है। पितृहंता का मतलब होता है पिता की हत्या करने वाला, ठीक। और उदायन जो अजातशत्रु का बेटा है, जो अजातशत्रु की हत्या करेगा, उसे द्वितीय पितृहंता कहा जाता है। यानी जैसा बाप ने अपने जैसा अजातशत्रु ने बिंबिसार के साथ किया, वैसा ही उदायन करेगा किसके साथ? अजातशत्रु के साथ। तो अब देखिए, कहते हैं ये बात पता कैसे चलती है? कैसे ये पता चलती है कि भाई महाकोशला और बिंबिसार को कैद में डाल दिया था कौन? अजातशत्रु। तो यह उल्लेख आता है विनय पिटक में। विनय पिटक ये बौद्ध साहित्य है। इस विनय पिटक में यह उल्लेख आता है कि जो देवदत्त था, देवदत्त बहुत बड़ा सहयोगी था किसका? अजातशत्रु का। और यही वो देवदत्त है जो बुद्ध का प्रबल विरोधी है। बुद्ध को कई बार इसने मारने का प्रयास किया। कहा जाता है पहाड़ से एक बहुत बड़ा पत्थर गिरा दिया था, एक हाथी को भेजा था बुद्ध को मारने के लिए देवदत्त ने। ये वही देवदत्त है। कहा जाता है इस देवदत्त ने अजातशत्रु को क्या किया? बढ़ावा दिया। और अजातशत्रु को, माने देवदत्त के कहने पर ही अजातशत्रु ने अपने माता पिता की क्या किया? हत्या किया और प्रथम पितृहंता बना। लेकिन इसके पीछे एक और कहानी है जो जैन ग्रंथों में कही जाती है। जैन ग्रंथों में यह कहा गया है कि पिता बिंबिसार को या माता महाकोशला को कैद में डालने का जो कारण था वो ये था कि बिंबिसार जो है 16 लड़ियों वाला मोती का हार पहनते थे, जो बेहद क्या था? माने प्रिय था अजातशत्रु को। जो अजातशत्रु को क्या था? बेहद प्रिय था। और एक चीज और थी जिसका नाम है, एक हाथी था सेनाक नाम से। एक हाथी हुआ करता था सेनाक। बहुत ध्यान समझिएगा, कहानी है। एक हाथी था सेनाक। इन दोनों को बहुत पसंद करता था अजातशत्रु। यानी बिंबिसार का वो हार और इस हाथी को अजातशत्रु बेहद पसंद करता था। लेकिन कहा जाता है कि चेलना से जो संतान पैदा हुई थी, हल और बेहल, ये दोनों मायके जाने लगे, यानी कहाँ? लिच्छवी। और जब ये जाने लगे तो बिंबिसार ने वो माला उतार कर अपने इन पुत्रों को दे दिया और उस हाथी के साथ ये वहां पर चले गए। और जब वापस अजातशत्रु लौट कर आया, उसने देखा तो कहा जाता अजातशत्रु को बेहद क्रोध आया, जिसकी वजह से उसने इनको क्या किया? कैद खाने में डाल दिया। और उसके परिणाम स्वरूप अजातशत्रु ने वैशाली पर क्या किया था? हमला किया था, इस हाथी और इस मोती को पाने के लिए। तो वैशाली पर आक्रमण होने का ये एक कारण है, ठीक। अन्य कारण भी हम बात करेंगे कि अन्य कौन से कारण बताए गए हैं वैशाली से युद्ध होने का अजातशत्रु का। लेकिन उससे पहले हम महाकोशला से, यानी कौशल नरेश प्रसेनजीत से इनका क्या संबंध रहा अजातशत्रु का, उस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो अजातशत्रु का कौशल नरेश से क्या, किस तरह से संबंध रहा, उस पर चर्चा करते हैं। चलिए, देखो बेटा, मिलिशिया को हम फिर से बता दे रहे हैं। मिलिशिया माने होता है मिलिशिया का मतलब होता है ऐसी सेना जो युद्ध के समय गठित की जाती है और युद्ध समाप्त होने के बाद यह सेना क्या कर दी जाती? विघटित कर दी जाती। यानी इसको आप कह सकते हैं अस्थायी सेना। कैसी सेना? अस्थायी सेना। अब देखिए, अजातशत्रु
अजातशत्रु। अब ये तो बता ही दिया हूं कि इनके पिता कौन है, इनकी माता कौन है। इनका अन्य नाम क्या है? कुणिक। अन्य नाम इनका क्या था? कुणिक। अजातशत्रु को किस अन्य नाम से जानते हो आप? कुणिक के नाम से। ठीक है, अजातशत्रु को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कुणिक के नाम से जाना जाता है मित्रों। अब देखिए, कहा जाता है कि अजातशत्रु ने जब अपने माता पिता की हत्या किया, तो आप एक विद्यार्थी होने के कारण जरा सोचिए कि कौन कौन से ऐसे राज्य थे जो अजातशत्रु के दुश्मन बन जाते। तो उसमें सबसे पहला दुश्मन कौन बनता? भाई महाकोशला का मायका कहाँ था? कौशल नरेश के यहाँ। तो कौशल सबसे पहला दुश्मन बनता मगध का, और बना। दूसरा लिच्छवी बनता, क्योंकि लिच्छवी की रानी चेलना दूसरी पत्नी थी बिंबिसार की, वो लिच्छवी भी इनका दुश्मन बनता। और तीसरा मद्र दुश्मन बनता। और हुआ भी वही। कहा जाता जब अजातशत्रु ने हत्या कर दिया बिंबिसार की और माता महाकोशला की, तो कौशल नरेश प्रसेनजीत ने काशी को क्या किया? छीन लिया। कौशल नरेश प्रसेनजीत क्या करते हैं? काशी को छीन लेते हैं। भाई काशी को दहेज के रूप में दिया था ना बिंबिसार के समय मगध को, तो काशी को कौशल नरेश प्रसेनजीत ने क्या किया? वापस ले लिया। अब काशी चूंकि मगध के अधीन था, तो मगध से काशी का निकल जाना ये अजातशत्रु का राजनैतिक अपमान है। ये अजातशत्रु का क्या है? राजनैतिक अपमान है। और बदले में क्या होगा? अजातशत्रु हमला करेगा किस पे? कौशल नरेश प्रसेनजीत पर। कौशल नरेश प्रसेनजीत पर क्या करेगा? हमला करेगा। अब देखिए, कहा जाता है कौशल नरेश प्रसेनजीत पर हमला किया, तो यहां पर कौशल नरेश प्रसेनजीत जो है, पहली बार तो ये क्या हुए? जीत गए। लेकिन चूंकि अजातशत्रु थोड़ा जिद्दी स्वभाव का था, उसने पुनः हमला किया दोबारा। और दोबारा जब हमला किया तो प्रसेनजीत हार गए। और जब प्रसेनजीत हार गए, तो इस प्रसेनजीत ने क्या किया? अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह, इन्होंने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह कर दिया किससे? अजातशत्रु से। अब देखिए, यानी उसी मार्ग को अजातशत्रु ने भी दोहराया जिस मार्ग को बिंबिसार ने अपनाया था। यानी अब एक तरह से देखिए तो ये कहीं न कहीं भाई बहन का संबंध लगेगा, लेकिन यहां पर अजातशत्रु से विवाह हो गया प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा का, और ये वही प्रसेनजीत है जिनकी बहन महाकोशला मां है किसकी? अजातशत्रु की। ठीक, आप लोग समझ रहे नहीं हमारी बात? देखिए, तो कहीं न कहीं वाजिरा का विवाह जब हो गया अजातशत्रु से, तो काशी जो है यह पुनः किसको मिल गया? अजातशत्रु को। यानी इस तरह से कौशल और मगध का जो संबंध था फिर से अपनी पुनः स्थिति में आ गया। कहा जाता है कि बाद में प्रसेनजीत का बेटा था विदुडभ। इसके बारे में भी कहा जाता है कि यह भी वेश्या से पैदा हुआ था। कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के लोगों ने गलत तरीके से विवाह कर दिया था प्रसेनजीत का, जिससे पैदा हुआ था विदुडभ। और विदुडभ जो है विद्रोह कर देता है अपने पिता के विरुद्ध। प्रसेनजीत भाग कर आते हैं कहाँ पर? अजातशत्रु के यहाँ, और यहीं पर इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो वो अलग कहानी है। लेकिन अब हम देखते हैं अजातशत्रु का दूसरा दुश्मन कौन बनेगा? लिच्छवी। अजातशत्रु का दूसरा दुश्मन कौन बना? लिच्छवी। लिच्छवी का राजा कौन है? चेटक। लिच्छवी का राजा कौन है? चेटक। लेकिन लिच्छवी जो है ये किसका अंग है? वज्जी संघ का। ये वज्जी संघ का क्या है? अंग है। यानी अजातशत्रु को अगर लिच्छवी को हराना है तो किसको हराना पड़ेगा? वज्जी संघ को हराना पड़ेगा। और कहते हैं जब अजातशत्रु ने वज्जी संघ को हराने की कसम खाई, कहते हैं अजातशत्रु ये जानता था कि वज्जी संघ को हराना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी उसको हराने की क्या किया? कसम खाई। तो ऐसा क्यों? यानी क्यों अजातशत्रु वज्जी को जीतना ही चाहता था? उसका मूल कारण क्या था? तो इसके दो कारण बताए जाते हैं मित्रों। एक कारण हमने आपको बताया कि अजातशत्रु जो है हल्ल और बेहल्ल जो जाके वहां पर रुके हुए थे लिच्छवी में, वैशाली में, उनसे उस मोतियों का हार और अपने हाथी सेनयक को पाना चाहता था।
इसकी वजह से इसने हमला किया, एक पहला रीजन। दूसरा रीजन जो बताया जाता है वह बुद्धघोष का एक ग्रंथ है जिसका नाम है सुमंगल विलासनी। देखिए कहते हैं एक ग्रंथ है सुमंगल विलासनी, सुमंगल विलासनी। सुमंगल विलासनी ग्रंथ में यह किसकी रचना है? ये बुद्धघोष की रचना है, ये बुद्धघोष, ये मित्रों किसकी रचना है? बुद्धघोष की किताब है ये। इसमें जो कारण बताया गया है सुमंगल विलासनी, इसमें ये कहा गया है कि मगध और किसके, वैशाली यानी लिच्छवी के बीच जो युद्ध का कारण था वह कारण क्या है? इन्होंने कहा युद्ध का कारण है कि गंगा के किनारे, इनका कहना है, इसमें कहा गया है कि गंगा के किनारे एक पहाड़ी थी, गंगा के किनारे एक पहाड़ी, एक क्या थी? पहाड़ी थी, और इस पहाड़ी के नीचे हीरे की खानें पाई गई थी। क्या पाई गई थी? हीरे की खान। कहते हैं गंगा नदी के किनारे जो पहाड़ी थी उस पहाड़ी के नीचे हीरे की खान प्राप्त हुई थी और लिच्छवी गणराज्य के लोगों को। और चूंकि ये गंगा मूल रूप से मगध से गुजरती थी इसलिए दोनों के बीच ये समझौता हुआ था कि हम इस हीरे की खान को आधा आधा क्या करेंगे? बांट लेंगे। लेकिन बाद में लिच्छवियों ने मगध को चीट किया यानी धोखा दिया, जिसकी वजह से अजातशत्रु ने वैशाली पर हमला किया यानी लिच्छवियों पर हमला किया। ये एक कारण बताया गया किसका? सुमंगल विलासनी का। एक और कारण ये कहा जाता है पद्मावती। ध्यान दीजिएगा, पद्मावती, पद्मावती अजातशत्रु की क्या है? पुत्री है पद्मावती। देखिए दो चीजें, एक जगह पद्मावती को अजातशत्रु की पत्नी बताया गया है, लेकिन स्वप्नवासव दत्ता जिसके लेखक महाकवि भास हैं, आपको याद है महाकवि भास ने वासवदत्ता और उदयन की प्रेम कहानी पर आधारित एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है स्वप्नवासव दत्ता। उसी ग्रंथ में भास ने यह बताया है कि पद्मावती जो है ये अजातशत्रु की पुत्री थी और उस पुत्री का विवाह अजातशत्रु ने वत्स के राजा उदयन से किया था। वत्स माने कौन? कौशांबी। लेकिन कहा जाता है जैन ग्रंथों में पद्मावती को पत्नी बताया गया है किसकी? अजातशत्रु की। और यह कहा गया है कि पद्मावती ने अजातशत्रु को बढ़ावा दिया था यानी उकसाया था लिच्छवियों पर हमला करने के लिए। एक कारण यह भी कहा गया जैन ग्रंथों में आपके। दूसरा, इसके बाद कहते हैं कि जो मूल कारण है, एक तो पद्मावती, एक कारण है क्या? पद्मावती द्वारा प्रोत्साहित करना, पद्मावती द्वारा क्या करना? प्रोत्साहित करना। अब देखिए इसके बाद मूल कारण जो है वह है मूल कारण गंगा पर अधिकार को लेकर था, गंगा नदी पर अधिकार को लेकर। यानी आपसे अगर कहा जाए कि लिच्छवियों और अजातशत्रु के बीच युद्ध का मूल कारण क्या था, तो मूल कारण था गंगा पर यानी गंगा नदी यानी गंगा के बेसिन पर अधिकार को लेकर। ठीक है, तो गंगा पर अधिकार को लेकर यह मूल कारण था। हमने चार कारण आपको बताए। ऊपर एक हाथी सेनयक था उनका। पहला कारण क्या था? हाथी सेनयक एवं मोती का हार। ये चार कारण थे जिसकी वजह से उसने क्या किया? हमला किया किस पे? वज्जी संघ पे। और कहा जाता है कि 16 वर्षों तक वज्जी से अजातशत्रु लड़ता रहा लेकिन जीत नहीं पाया। इसी युद्ध में वज्जी के विरुद्ध ही अजातशत्रु ने दो प्रक्षेपास्त्रों का उपयोग किया था, दो प्रक्षेपास्त्र का उपयोग किया था जिसका नाम है रथ मूसल एवं महाशिला कंटक। प्रक्षेपास्त्र जिनका नाम है रथ मूसल एवं महाशिला कंटक, रथमूसल और महाशिला कंटक। इन्हें प्रक्षेपास्त्र क्यों कहा जा रहा है? इसलिए क्योंकि इनको फेंक कर मारा जाता है। महाशिला
कंटक, ये दो पक्षेपास्त्र हैं जिनका उपयोग जो है वह किसके विरुद्ध किया था, लिच्छवी माने वज्जी संघ के विरुद्ध किया था, लेकिन फिर भी वो वज्जी संघ को जीत नहीं पाया। तो प्रश्न है कि जीता कैसे। कहा जाता है कि अवंती के डर से, कहा जाता है कि अवंती के डर से अजातशत्रु ने पोलिब्रोथा ग्राम स्थापित किया था। देखिए, कहा जाता है कि अवंती के डर से, अवंती नीचे है, पोलिब्रोथा ग्राम, यही पोलिब्रोथा ग्राम आगे चलकर क्या बनेगा, पाटलिपुत्र, पोलिब्रोथा ग्राम स्थापित किया था। और कहा जाता है कि अवंती के डर से उसने इस पोलिब्रोथा ग्राम का क्या किया, दुर्गीकरण किया। कौन किया, अजातशत्रु ने किया, इसका दुर्गीकरण किया। और इस दुर्गीकरण करने के बाद यहां पर एक नगर द्वार बनवाया था, नगर द्वार बनवाया। इस नगर द्वार के उद्घाटन के लिए उसने किसको आमंत्रित किया, बुद्ध को। और कहा जाता है कि बुद्ध जब इस नगर द्वार के उद्घाटन के लिए आए तो बुद्ध ने ही वज्जी संघ के विरुद्ध अजातशत्रु को वह मूल मंत्र दिया था जिससे अजातशत्रु वज्जी संघ को जीत पाया। यहीं पर बुद्ध ने अजातशत्रु को बताया कि अगर वज्जी को जीतना है तो वज्जी के जो संगठन है उसमें क्या करो, मतभेद पैदा कर दो, विखंडन पैदा कर दो। जब तक वज्जी की एकता नहीं टूटेगी तब तक आप वज्जी को जीत नहीं पाओगे। और बुद्ध के मूल मंत्रों के अनुसार ही अजातशत्रु ने अपने मंत्री वस्सकार को भेजा, कहां पर, वज्जी भेजा। और वस्सकार ने वज्जी जाकर क्या किया, फूट डाल दिया। और इसके उपरांत अजातशत्रु आसानी से वज्जी को क्या किया, जीत लिया। तो वज्जी जब विखंडित हो गया तो वज्जी को बड़े आसानी से अजातशत्रु ने क्या किया, जीत लिया। तो इस तरह वज्जी भी अजातशत्रु के क्या हो गया, अधीन हो गया। ठीक है, तो ये उपलब्धियां थी किसकी, अजातशत्रु की। और अवंती का अजातशत्रु से कभी युद्ध नहीं हुआ। अवंती के भय से अजातशत्रु ने अपने पोलिब्रोथा ग्राम का क्या किया, दुर्गीकरण किया। अब देखिए, कहते हैं अगर इसका अन्य योगदान देखें तो कहा जाता है जिस तरह बिंबिसार ने बौद्ध और जैन दोनों धर्मों को महत्व प्रदान करके अपनी सहिष्णुता की नीति का अनुपालन किया था, उसी तरह अजातशत्रु भी दोनों धर्मों को महत्व देता है। कहा जाता है कि बिंबिसार, कहा जाता है कि बिंबिसार के बाद जब अजातशत्रु शासक बना तो इसके समय ही बुद्ध की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। और बुद्ध के मरने के बाद, चूंकि बुद्ध मरे थे कहाँ पर, यहाँ पर मल्लों के यहाँ, बुद्ध मल्लों के यहाँ मरे। तो मल्लों के यहाँ जब बुद्ध मरे, कुशीनगर में उसका जो विहार था उसका नाम है सिलवन विहार, जहाँ पर बुद्ध की मृत्यु हुई। तो बुद्ध के अवशेषों को, यानी दाह संस्कार के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 गणराज्यों में बांटा गया था। कहा जाता है जब बुद्ध के अवशेषों का विभाजन होने लगा तो अजातशत्रु भी वहां पहुंचा और उसने कहा कि मैं भी क्षत्रिय, बुद्ध भी क्षत्रिय, इसलिए एक हिस्सा मेरा भी बनता है। और कहा जाता है कि बुद्ध के 8 भागों में जो अवशेष बांटे गए, उन अवशेषों का एक भाग यह लाकर राजगृह में उस पर क्या बनवाता है, स्तूप बनवाता है। और स्तूप जो है ये बौद्ध कला से जुड़े हुए प्रतीक माने जाते हैं। दूसरी चीज, कहा जाता है कि अजातशत्रु के समय ही आपकी प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, और प्रथम बौद्ध संगीति जो आयोजित की गई वो किसके समय हुई, अजातशत्रु के समय राजगृह में, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन महाकश्यप के नेतृत्व में किया गया। और यह एक योगदान माना जा सकता है अजातशत्रु का किसके प्रति, बौद्ध धर्म के प्रति। तो यहाँ पर पहली बौद्ध संगीति का आयोजन होता है, फिर 4 बौद्ध संगीतियाँ मूल रूप से 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ पूरी तरह से। अंतिम बौद्ध संगीति आपके कनिष्क के समय हुई। तो बौद्ध संगीति जब पढ़ाएंगे आगे आने वाले चैप्टर आपके बुद्ध ही हैं, लेकिन यहाँ पर अजातशत्रु को अगर हमें देखना है तो आप यहाँ देखिए कि अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगीत का क्या किया था, आयोजन किया था। दूसरी चीज, कहा जाता है कि अजातशत्रु एक श्रेष्ठ योद्धा था। अजातशत्रु राजनीतिक रूप से एक प्रबल योद्धा माना जाता है, लेकिन जिन कारणों से अजातशत्रु ने अपने माता पिता की हत्या किया था, उन्हीं कारणों की वजह से इसके पुत्र उदाइन ने इसकी क्या किया, हत्या किया। और उदाइन जो है द्वितीय पितृहंता माना जाता है। उदाइन क्या है, द्वितीय पितृहंता माना जाता है। अजातशत्रु के बाद जो है शासक कौन बना, उदाइन बना। इसके बाद शासक कौन बनता है, उदाइन बनता है।
लेकिन उदयन की कोई उपलब्धि नहीं है। उदयन की कोई क्या है, उपलब्धि नहीं है। कहते हैं इसने सिर्फ एक काम ये किया कि इसने राजधानी जो है राजगृह से कहाँ ले गया, पाटलिपुत्र। यह राजधानी को क्या करता है, राजगृह से पाटलिपुत्र ले जाता है। और स्वयं जो है यह क्या था, यह जैन धर्मावलंबी था। ये क्या था, जैन धर्म का, यह इसने जैन धर्म स्वीकार कर लिया। न केवल इसने जैन धर्म स्वीकार किया, बाद में ये जैन भिक्षु बन जाता है। ये क्या बन गया, बाद में ये स्वयं जैन भिक्षु बन जाता है। और जैन भिक्षु बनने का मतलब है कि राजपाट से मोह मुक्त हो जाना। और जब इसने जैन भिक्षु बनना स्वीकार कर लिया तो इसी समय कहा जाता है इसने पाटलिपुत्र में यानी अपनी राजधानी में एक जैन विहार भी निर्मित किया था। विहार माने होता जहां भिक्षु रहते हैं, जैन विहार निर्मित किया था। अब देखिए कहते हैं जब ये जैन भिक्षु बन गया तो अवंती का राजा इस समय कौन था, पालक। अवंती का राजा इस समय कौन था, पालक। अवंती का राजा था इस समय कौन, पालक। कहा जाता है कि जब ये जैन भिक्षु बन गया तो इस अवसर का लाभ उठाते हुए पालक ने एक राजकुमार को भेजकर इसकी क्या कर दिया, हत्या करवा दिया। कहा जाता है कि पालक के द्वारा भेजे गए राजकुमार ने उदयन की क्या कर दिया, हत्या कर दिया। और उदयन के बाद इस हर्यक वंश का धीरे धीरे क्या हो गया, पतन हो गया। ठीक, इसके बाद कोई भी ऐसा राजा नहीं आता है जिसकी अपनी कोई राजनैतिक उपलब्धि हो, जिसकी उपलब्धियों को आप इतिहास में महत्व प्रदान कर सके। कहा जाता है कुछ नाम हमको दिखाई देते हैं उदयन के बाद। उदयन के बाद जो नाम आते हैं उसमें अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक, तीन नाम आते हैं। अनिरुद्ध, मुंडक एवं नागदशक। और यही नागदशक जो है ये हर्यक वंश का क्या था, अंतिम राजा माना जाता है। ये नागदशक क्या है, हर्यक वंश का अंतिम राजा माना जाता है, जिसकी हत्या करके शिशुनाग जो है एक नए वंश की क्या करेगा, नींव डालेगा। और इस तरह से मित्रों हर्यक वंश का धीरे धीरे क्या हो गया, पतन हो गया और हर्यक वंश क्या हो गया, समाप्त हो गया। हाँ, अगर आपसे कहा जाए कि हर्यक वंश की उपलब्धि क्या रही, तो हर्यक वंश की उपलब्धि के बारे में आप कह सकते हैं कि इसने मगध को राजनीति के केंद्र में लाके स्थापित कर दिया। यानी अब हिंदुस्तान में अगर राजनीति का संचालन होना था तो वो कहाँ से होता, मगध से होता। आने वाली हर मजबूत सत्ता मगध पर ही अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करेगी, क्योंकि मगध एक ऐसी कंडीशन में है जिसकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर स्थिति क्या है, बेहतर है। वो एक ऐसे उपजाऊ क्षेत्र में है जहां से एक मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण हो सकता है और उस मजबूत अर्थव्यवस्था के आधार पर एक बेहतर समाज, एक बेहतर राजनीति को निर्मित किया जा सकता है। और आने वाले एक लंबे समय तक यह मगध जो है राजनीति का केंद्र रहेगी। यानी आप इसको इस तरह से कह सकते हो कि ओवरऑल अगर देखें तो प्राचीन भारत में वर्धन वंश के पहले तक यह मगध राजनीति का क्या रहेगा, केंद्र रहेगा। और सल्तनत काल में यह राजनीति का केंद्र धीरे से विस्थापित हो जाएगा कहाँ, दिल्ली और आगरा, क्योंकि दिल्ली और आगरा एक शहर थे और मुसलमानों ने सबसे पहले हिंदुस्तान के शहरों पर ही क्या किया था, अधिकार किया था। तो ये एक योगदान रहा मगध का मित्रों। और आप लोगों को क्लास जैसी भी लगे आप जरूर जाके कमेंट करिएगा। ठीक है मित्रों, फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत और गुड नाइट।